तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अपना अगला चैप्टर एंड दैट इज़ गर्मपंथी उग्रवादी चरण। तो कल हम लोगों ने किया था उदारवादी चरण 1885 से लेके 1905। अब किसका उदारवादी किसका उग्रवादी? कांग्रेस का। ठीक है, और 1905 क्यों इतना डिसाइसिव ईयर है जहाँ से उग्रवादी चरण शुरू हो जाता है, इसके रिगार्डिंग कल भी चर्चा की थी और आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और भाई एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर वगैरह की चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी कर दिया करिए। क्यों? ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर ये सारी चीज़ें करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो को प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखने का, और ना सिर्फ कंटिन्यू रखने का बल्कि और आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। ठीक है, तो ये कर दिया करिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं, और उम्मीद करता हूँ कि कल तक के सारे लेक्चर्स जो हैं आपने रिवाइज कर रखे होंगे। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें आप जाके सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिए और ये बार बार रिवाइज करिए जितना हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन 1905 टू 1917 इन इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉल्ड? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? उदारवादी? बिल्कुल नहीं, उदारवादी तो कल खत्म हो गया था। ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक की इसको बोलते हैं उग्रवादी चरण। अब 1905 से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज यहीं पे होता है बंगाल पार्टीशन। कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका बंगाल विभाजन होता है, जिसके बाद यहाँ से उग्रवादी जो चरण है वो जन्म ले लेता है, क्योंकि जो उग्रवादी हैं वो ये चाहते हैं कि हम एकदम प्रोटेस्ट करके अपना विरोध जताएंगे और इनको यहाँ से तुरंत हटा मारेंगे, किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, ये उनका मानना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुख्य मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था? उसका मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ता हूँ बिकॉज ये लाइव सेशन तो चल नहीं रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड है तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, वही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, उतना टाइम जाएगा फालतू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 1905 का बंगाल का विभाजन, 1905 बंगाल पार्टीशन। इसने जो है एक्सट्रीमिस्ट एरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो आपका उग्रवादी चरण है इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरा। इसने एक्सट्रीमिस्ट एरा को जो है जन्म दिया, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कल भी मैंने आपको बताया था ये बंगाल जो पार्टीशन है ये अनाउंस हुआ था 20 जुलाई 1905 को, और लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर, उतना डेट का एकदम 1-2 का फ़र्क नहीं पड़ता उतना, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित, और ऑब्वियस से बात है उस समय वॉइस रॉय कौन था? तो कर्जन ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रीमिस्ट? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार प्रचार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संसाधनों का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा उग्रवादियों का साधन से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड। तो ये तीनों थे। वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ना प्रमोट हो, इंडियन जो देसी स्वदेशी एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन यहाँ पे इंडिया की, वो प्रमोट हो, सरकारी संपत्ति को सीधे क्षतिग्रस्त करना चाहते थे, बम से उड़ा देना चाहते थे उसको। ठीक है, विदेशी वस्तुओं और इन सब का बॉयकॉट करना चाहते थे, जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स होते थे। स्वदेशी आंदोलन मोस्टली जो था वो उदारवादियों से संबंधित था। ठीक है, स्वदेशी यानी हमें स्वदेशी अपनाना है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उग्र राष्ट्रीयता यानी कि एक तरह से एक्सट्रीमिज्म को जन्म देना, या एक्सट्रीमिस्ट को किसने जन्म दिया पूछ रहा है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस भी कहीं ना कहीं उग्र ही थे, लेकिन वो अभी पिक्चर में नहीं आते, वो बाद में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा किसने जन्म दिया, ये थे बाल गंगाधर तिलक, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है, भारतीय अशांति के जनक। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये कल भी बताया तो देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी फर्स्ट इंडियन वेमेन, नॉट इंडियन वेमेन, फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली वेमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट थी, ये आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, क्योंकि ये भारतीय थी नहीं, इसलिए भारतीय जब वर्ड ऐड कर देगा तो आंसर यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वॉइसरॉय कौन था? 1905 के टाइम पे हु वॉज दी वॉइसरॉय? कर्जन, डफरिन, हार्डिंग या फिर मिंटो? तो वॉइसरॉय कर्जन, अभी मैंने बताया कर्जन नहीं किया था तो कर्जन ही उस समय वॉइसरॉय होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, हु वॉज दी
वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी? पी मित्रा, हरदयाल बीजी एंड बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी एक पार्टी थी जिसका गठन 1913 में हुआ था, 1913 1913 में, और इसके जो मेन फाउंडर थे वो लाला हरदयाल थे। ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सब इसके फाउंडर्स थे, लेकिन मेन जो थे वो हरदयाल, लाला हरदयाल थे। ठीक, निम्नलिखित में से किसने, और ये जो पार्टी है ध्यान रखिएगा ये इंडिया में नहीं बनी थी, ये विदेश में सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे था, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? किसने बम फेंका था? और इसको हम जानते हैं, इस पूरे घटना चक्र को, मानिक टोला। ठीक है, मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी ये फेंका था खुर्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने बॉम्ब फेंका था, लेकिन उसमें एक्चुअल में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था और उसमें 2 लेडीज़ बैठी थी जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसी इंसिडेंट के बाद प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और खुर्दीराम बोस जी को जो है फांसी की सज़ा हो गई। और इसमें अरबिंदो घोष जी के भी खिलाफ केस चला था, लेकिन उनको बरी कर दिया गया उनको, बिकॉज उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत मिले नहीं थे। और याद रखिएगा इसको मानिक टोला या फिर अलीपुर, ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। ठीक है, 1908 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसमें उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड इट? अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर डी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ से हर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 1857 रिवोल्ट से और उसके बाद से जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं गांधीयन एरा, ये सारे चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। मराठा यूरोपियन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 1857 और उसके बाद से है। ठीक, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? और ये भी एक चीज़ है कि अगर ये किताब वाले सवाल बना रहे हैं, चैप्टर तो बहुत बड़ा होगा, थ्योरी से अगर ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन वहीं से निकाल लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इंपॉर्टेंट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, इंपॉर्टेंट भी यहीं पे आप ये मान के चल सकते हो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में, किस ईयर, इन विच ईयर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर प्रेजेंटेड? 1909, 1990, 1935, 1942? आंसर होगा 1909। जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 में, उसी को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि उस समय जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी था। ठीक है, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, जो ब्रिटेन में बैठता था, सेक्रेटरी था, और मिंटो उस समय वॉइस रॉय था। ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी उस समय मॉर्ले था, वॉइस रॉय उस समय मिंटो था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम पड़ गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको बोलते हैं मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको ये बोला जाता है। दोनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, क्या है? मॉर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और 1900 वाले का मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? यानी कि हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो सिस्टम है वो सबसे पहले किसने चालू किया? ये चालू किया 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, इसने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन दिया किसको? मुस्लिम्स को, मुसलमानों को। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, पृथक निर्वाचन होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ जो मान लो मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, और यहाँ पे जितने मुस्लिम रहते हैं सिर्फ वही इसको वोट करेंगे, हिंदू इसके लिए वोट नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसको हिंदू मुस्लिम के बीच का जो डिवीजन है उसका जनक माना जाता है। इसी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म बोला जाता है, क्योंकि इसी ने ही कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बंटवारे की शुरुआत की थी, या फिर इसी को ही पाकिस्तान का जनक माना जा सकता है। ठीक है, बिकॉज यहीं से कि भाई ये लोग जो है सिर्फ मुस्लिम्स, इसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, हिंदू वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम होता है सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं इसको। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया? गर्म दलीय, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? पिता तो कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, अभी हम लोगों ने देखा था इसको। निम्नलिखित में से कौन पहले
एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। हु वॉज फर्स्टली अ रेवोल्यूशनरी बट लेटर ऑन ही बिकेम अ फिलोसोफर। ठीक है, दार्शनिक बन गए। लाला लाजपत राय, आगरकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर औरबिंदो घोष। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, औरबिंदो घोष। अभी मैंने बताया था ना अलीपुर या मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, इनके खिलाफ चार्जेस लगे थे लेकिन प्रूव हो नहीं पाए, सिद्ध हो नहीं पाए, ये इनको बरी कर दिया गया। और उसके बाद ये चले गए साउथ में, तमिलनाडु में, वहीं पे ये पूरी तरह से इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और एक तरह से योगी बन गए। और अगर आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है, ऑरोविले करके, ठीक है, ऑरोविल, इन्हीं के नाम पे पढ़ा है, औरबिंदो घोष के नाम पे ऑरोविल। जहाँ पे ये सब करते थे, ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते थे, इन्होंने सेटअप किया था ऑरोविल। गजब का है, ठीक है, आप देखना बड़ा अच्छा है। ठीक है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। मैडम भीखाजी कामा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा प्रकाशित करती थी। वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या फिर पैट्रियट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैट्रियट। पैट्रियट नामक जो है ये अखबार या फिर समाचार पत्र प्रकाशित करती थी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम भीखाजी कामा, जिन्होंने पेरिस में ही भारतीय झंडे को लहराया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, पहली बार किसी ने विदेशी सरजमी पे भारत का झंडा लहराया था, मैडम भीखाजी कामा ने। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी कामा। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। यानी मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ इट्स एम, वॉज नॉट वन ऑफ इट्स इनिशियल एम्स। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, उपयुक्त सभी या फिर पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की जो मांग है कि हम एक सॉरी यहाँ पे सारे यूज़ किए थे एक्चुअल में। पाकिस्तान की मांग तो उसने रखी थी, क्योंकि अगर भारत का सांप्रदायिक विभाजन चाहता तो पाकिस्तान की भी मांग तो चाहता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें थी ये इसके बाद में मोटो में आई, जब जिन्ना थोड़ा सा पावर में आया ना, तब द्विराष्ट्र सिद्धांत, क्योंकि तीनों चीज़ एक ही। अगर आप देखो द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी विभाजन की बात कर रहा है, ये भी विभाजन की बात कर रहा है और ये भी विभाजन की बात कर रहा है, यानी तीनों एक ही चीज़ है। और एक क्वेश्चन के तीन आंसर तो हो नहीं सकते हैं, इस लॉजिक से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों डिमांड है कि हमारा एक अलग से, पहले तो इनका था कि बस हमें एक अलग से जगह दे दो, जगह तो नहीं बोलेंगे, बस हमें अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, पृथक निर्वाचन दे दो बस। ठीक है, मेन छोटी मोटी इनकी डिमांड थी कि भाई मुस्लिम्स के उत्थान के लिए काम करना है, लेकिन ऐसे देश का विभाजन करना इनके इनिशियल एजेंडे में नहीं था। 1916 में ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट इन मद्रास इन 1916। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होती है। एक लोग नहीं, दो लोग करते हैं। तो दो होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होती है 1916 में। सबसे पहले सेटअप करते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद सेटअप करती हैं एनी बेसेंट। मतलब होते दोनों 1916 में, लेकिन पहले उनका होता है बाल गंगाधर तिलक। वो कहाँ काम करते हैं, मोस्टली जो आपका सेंट्रल रीजन है, बॉम्बे, ये सब वाला जो रीजन है, ठीक है, बॉम्बे ये रीजन। और ये जो अगर बात करें एनी बेसेंट, इनका साउथ में थोड़ा सा था। तो वैसे तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है भी नहीं, जो आपको कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे सिर्फ एनी बेसेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट सही आंसर होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1916 में दो होम रूल लीग मूवमेंट बनी थी। एक एनी बेसेंट ने बनाई थी और दूसरी बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। बाल गंगाधर तिलक वाली पहली बनी थी और एनी बेसेंट वाली जो होम रूल लीग थी उसमें ब्रांचेस यानी शाखाएं ज़्यादा थी उसकी। ठीक है, और इनकी होम रूल लीग को ज्वाइन किया था जैसे जीएस खरपड़े थे, अरुणडले थे, इन सब लोगों ने ज्वाइन किया था। ठीक है, जीएस खरपड़े, अरुणडले, इन लोगों ने ज्वाइन किया था इसको। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वीकली स्टार्टेड बाय दी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या फिर अलीलाल। यंग इंडिया चालू किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको चालू किया था। केसरी इसका सही आंसर होगा। तिलक जी ने दो चालू की थी, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। ठीक, अब ये पूछ लेता है कई बार कि किस लैंग्वेज में स्टार्ट की। तो जो केसरी थी, ठीक है, वो मराठी में थी। ठीक है, मराठी में थी। और जो मराठा थी ये इंग्लिश में थी। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको, केसरी मराठा में और मराठा इंग्लिश में। ठीक, कॉमरेड और अलीलाल, तो अभी हम ये कॉमरेड और अलीलाल पे भी क्वेश्चन आएगा, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है। शेरे पंजाब इज़ दी क्या उपनाम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेन नेम। ठीक है, पेन नेम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको पेट नेम या फिर पेन नेम बोलते हैं। तो इनका उपनाम क्या था, शेरे पंजाब किसका था। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका शेरे पंजाब बोला जाता था लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी करके आपको पता है न्यूज़पेपर भी आता है ना।
न्यूज़पेपर भी आता है पंजाब केसरी करके, जो ये पंजाब प्रोविंस है, पंजाब के आसपास में पंजाब केसरी करके न्यूज़पेपर भी आता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। भारतीय इतिहास में 1912 का एक सेकेंड, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? व्हाट वाज दी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 1912? महात्मा गांधी जी की मृत्यु नहीं, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, राजधानी को का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ये बिल्कुल सही है। 1911 में एक दिल्ली में दरबार हुआ था, ठीक है, दिल्ली दरबार जिसको बोलते हैं, ये दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड हार्डिंग ने होस्ट किया था, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय ने इसको होस्ट किया था दिल्ली में। मतलब राजा या रानी जो भी उस समय होती थी, उस समय रानी थी ब्रिटेन में, तो वो आती थी और उनको यहाँ पे खूब स्वागत खूब होता था, ठीक है, तो वो होता था दरबार। जब ये दरबार लगा था तो इसी में अनाउंस किया गया था, घोषणा की गई थी कि जो अभी भारत की राजधानी कैलकाटा है, फिर कोलकाता है, उसको शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली, और इसीलिए भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। अनाउंस 1911 में हुआ और हुआ ये जो स्थानांतरण है राजधानी का 1912, और इस चीज़ ने मुसलमानों को बहुत चोट पहुंचाई। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था, क्योंकि एक्चुअल में किया किस लिए गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल पार्टीशन को एन्यूल कर दिया गया था 1911 में। बंगाल पार्टीशन को एन्यूल कर दिया गया था, एन्यूल का मतलब है ख़त्म कर दिया गया था, रद्द कर दिया था, नहीं बंगाल फिर से एक कर दिया गया था, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, जो ये गतिविधियाँ थी यहाँ पे तोड़ फोड़ बम ये सब बहुत बढ़ रही थी, इस वजह से सोचा चलो यार मिला ही देते, नहीं तो ये दिमाग जीना हराम कर देंगे हमारा जो इंडियंस हैं, तो इसीलिए एन्यूल कर दिया। अब मुसलमानों ने इसमें 1905 के विभाजन में जो एंटी पार्टीशन कैंपेन हुए थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन चला था इसके विरुद्ध में, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया कि भाई अंग्रेज़ों का हम साथ देंगे या फिर इसमें एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे तो अंग्रेज़ हमारे लिए एक अलग से वो चीज़ दे देंगे, मतलब अलग से हमारे लिए जो ईस्ट बंगाल है वो दे देंगे पूरी तरह से, और उसकी एक कैपिटल वो कर देंगे सारी चीज़, तो वो फिर से एक हो गया। तो इसलिए इनका दिल टूट गया कि इसीलिए तो हमने किया नहीं था, तुमने वो कर दिया हमारे साथ, तो धोखा कर दिया तुमने हमारे साथ। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दिल्ली को शिफ्ट कर दिया कैपिटल, किस लिए? ताकि मुसलमानों को थोड़ा दिलासा दे सकें, क्योंकि दिल्ली जो था, दिल्ली में ही मुगल शासन की राजधानी होती थी दिल्ली में, तो इसीलिए दिल्ली जो है मुसलमानों के थोड़ा ज़्यादा करीब थी मुस्लिम्स के, इसीलिए उन्होंने कैलकाटा को दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट किया था इसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन इस चीज़ ने मुस्लिम्स को अपीज़ नहीं किया, मुस्लिम्स ने कहा कि ये मतलब ये तो तुम लॉलीपॉप टाइप दे रहे हो, इससे हम खुश नहीं है, ठीक है। इसीलिए फिर हम अभी आगे देखेंगे कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये अपनी साझा डिमांड, जॉइंट डिमांड रखता है, कौन? मुस्लिम लीग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां, अनुशीलन समिति संबंध है, किससे संबंधित है अनुशीलन समिति? तो ये वीडी सावरकर संबंधित है, ठीक है। इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अनाउंस्ड द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911? कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अभी जो हम लोग ऊपर देख रहे थे अल हिलाल, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सैयद अहमद खां? अबुल कलाम आज़ाद ने चालू किया था अल हिलाल, और वहाँ पे हमने एक देखा था कॉमरेड, है ना, कॉमरेड था ऊपर, तो कॉमरेड चालू किया था मोहम्मद अली ने, याद रखना। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, और कॉमरेड चालू किया था मोहम्मद अली ने, ठीक है। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर की गोली मार के किसने हत्या की? हु किल्ड माइकल डायर? माइकल डायर कौन था? वो हरामी आदमी बोलना चाहिए इसको, ठीक है, वैसे मुझे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसने 1919 13 अप्रैल में इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे, ठीक है। अगर आप मूवी भी इन पर अभी बनी थी, ये कौन है? उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन पर मूवी बनी थी जिसमें विकी कौशल ने सेंट्रल रोल निभाया था, और उसमें दिखाया गया कि कितना भयंकर क्या मतलब वो था, और वो एक्चुअल में रियलिटी थी, ठीक है। तो माइकल डायर की उधम सिंह ने हत्या की थी, और उधम सिंह जी ने मतलब अपना नाम बदला था, इन्होंने अपना नाम रख लिया था राम मोहम्मद आज़ाद, राम मोहम्मद आज़ाद इन्होंने अपना नाम रख लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? यानी व्हेन वाज द फर्स्ट डिवीजन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? 1908, 1905, 1907, 1906? तो सही आंसर होगा 1907। 1907 में कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था, और इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। क्यों? क्योंकि सूरत में ही विभाजन हुआ था, जो सूरत का सेशन था। क्यों हुआ था अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन है इस पर भी। लेकिन 1907 में विभाजन हुआ था दो भागों में, एक तो मॉडरेट यानी जिसको हम उदारवादी बोलते हैं, मॉडरेट्स, ठीक है, नरम दल, और गरम दल, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक।
मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन द फाउंडिंग फादर ऑफ द मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, सलीमुल्लाह या फिर खान अब्दुल गफ़ार खान? आंसर है इसका सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के सलीमुल्लाह थे। जिन्ना बाद में आता है। सैयद अहमद खान तो काफ़ी पहले 1875 में हमने देखा था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ़ार खान ये भले मुस्लिम थे लेकिन ये मुस्लिम लीग को कभी ज्वाइन नहीं की थी। कांग्रेस मतलब ये कभी चाहते नहीं थे। ये भले NWFP से बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, जो अभी बलूचिस्तानी पाकिस्तान आप जो देखते हो वहाँ से थे ये। लेकिन इन्होंने इनका ये हमेशा सपोर्ट करते थे कि भारत एक ही रहे, कभी भारत का विभाजन ना हो। खान अब्दुल गफ़ार खान ये चाहते थे और इसी वजह से ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2 ही विदेशी अभी तक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तो खान अब्दुल गफ़ार खान है जिनको सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी, और हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और दूसरे कौन से थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र में जिनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हु इज़ क्रेडिटेड विद द ओरिजिनेटर ऑफ द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है ये आपका गणपति उत्सव एक तरह से स्टार्ट किया था। किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि स्वदेशी या फिर जो एंटी पार्टीशन कैंपेन है उसके लिए लोगों को अराउज़ किया जा सके और लोगों को एकदम मोटिवेट किया जा सके। और इसी वजह से मुस्लिम से पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनको लगता था भाई गणपति फेस्टिवल तो हिंदू से धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किस लिए? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर अरुणा असफ अली? सुभाष चंद्र बोस तो यार अभी लाइमलाइट में नहीं आए थे। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्वदेशी जो आंदोलन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने जो है इसका नेतृत्व या फिर इसको लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द 1905 बंगाल पार्टीशन? कल भी मैंने बताया था कि इन लोगों ने लॉजिक क्या दिया था अंग्रेजों ने कि भाई बहुत बड़ा हो चुका है बंगाल, और एक्चुअल में भी बड़ा था, ऐसी बात नहीं है, तो इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, प्रशासन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, इसको बांट देंगे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तो बड़े आसानी से इसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकेगा। लेकिन एक्चुअल में जो इनका रियलिटी था, ये तो एक छोटा सा रीज़न था ही, लेकिन जो मेन इनका वो था लॉजिक या फिर जो मेन इनका कारण था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स को बांट देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जितनी भी रेवोल्यूशनरी गतिविधियाँ हो रही थी, बम फोड़ना, ये वो इनका नर्व सेंटर ही था बंगाल। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे पार्टीशन कर देंगे हिंदू मुस्लिम में तो अपने आप ये गतिविधियाँ रुक जाएंगी। तो आंसर क्या होगा? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, ये इनका मेन रीज़न था इसका विभाजन का। कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता बोलते हैं, इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, जो कि 1916 में हुआ था, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज दी फार फ्लंग्ड कंक्लूजन ऑफ फार फ्लंग्ड, इसका क्या था मतलब परिणाम? ठीक है, रिजल्ट क्या था इसका? फार फ्लंग्ड रिजल्ट इसका जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीग मतलब मुस्लिम लीग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका मेन क्या हुआ रिजल्ट? ये हुआ कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जॉइंट डिमांड रखना, मतलब एक तरह से ये है कि हाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग है, कांग्रेस की डिमांड अलग है, लीग की डिमांड अलग है, और यही कारण बनता है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान के निर्माण में। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे वो क्लियर हो जाएगा। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो अभी मैंने आपसे बोला था ना कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उदार नरमपंथी और गर्मपंथी। तो उसका मेन कारण था क्यों ये लोग जो है बट गए थे। लोकमान्य तिलक जी का अपमान हुआ था, ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम है लोकमान्य। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की सफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, जो नरम दलीय थे, वो चाहते थे रास बिहारी घोष बने प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अगले जो सेशन होने वाला उसके प्रेसिडेंट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय में कोई बने। लेकिन इसी को लेके जो है क्लैश था और इसी को लेके ही ये जो है कांग्रेस में फूट पड़ी। और एक्चुअल में हुआ क्या? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? फिर उन्होंने की, किसने? रास बिहारी घोष ने। और इसी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो है बाहर निकल गए
और मॉडरेट और किस लिए भी एक्सट्रीमिस्ट से चिड़े हुए थे, बिकॉज इनका मानना था कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट का साथ देंगे तो अंग्रेज़ जो है हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अंग्रेज़ थोड़ा बहुत जो हमें 1919 का भी एक्ट आने वाला है उसमें थोड़ा सा हमें कुछ देंगे, और अगर हम इनसे वो करेंगे मतलब इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो मान नहीं रहे, एकदम एंटी ब्रिटिश चला रहे हैं सब कुछ, तो इसी वजह से ये इन्होंने क्या किया, मॉडरेट्स ने इनको छोड़ दिया। और भी काफ़ी सारे कारण थे, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जो गरम दली थे, कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है इसको पूरे भारत तक फैलाओ, लेकिन मॉडरेट इसको सिर्फ बंगाल तक ही कन्फाइंड रखना चाहते थे, बंगाल तक ही रखना चाहते थे, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना चाहते थे। तो ये भी कुछ कारण थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, फिर एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? किसने ये कहा था? तो ये कहा था आपके ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ऐसा कौन कहेगा जो खासकर जो एक्सट्रीमिस्ट बिलोंग करता है। ठीक है, और डफरिन ने क्या बोला था? डफरिन ने फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था उसको। करजन ने ये बोला था कि मतलब एक गिरता हुआ या फिर ढहता हुआ कांग्रेस एक संगठन है और इसके मैं पूरा मतलब इसका सपोर्ट करूंगा इसको ढहने में। ठीक है, ऐसा इसने कुछ करजन ने कहा था। निष्क्रिय विरोध, जिसको इंग्लिश में पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? गांधी जी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंदो घोष? निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस होता क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है विरोध करना है लेकिन निष्क्रिय तरीके से, यानी हमें वॉयलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। ये सबसे पहले पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत है ये अरविंदो घोष ने प्रोपाउंड किया था, वह इसका प्रतिपादन किया था। बंगाल 1905 के विभाजन हुआ था जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ, यानी कि फिर से एक हो गया बंगाल, यानी पार्टीशन कब एन्यूल कर दिया गया, तो ये फिर से एक हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1911 में, आपको ही पता है 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो अनाउंस किया गया था कि बंगाल फिर से एक किया जाएगा, और साथ ही साथ जब कैपिटल राजधानी भारत की कलकत्ता से अब दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। निम्नलिखित में से किसने या फिर निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता? 1913 में गदर पार्टी आई थी। ठीक, उस समय क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक, 1914 से मतलब स्टार्ट ही हुआ था, 1913 में ये पार्टी बनी तो 1914 में पहला विश्व युद्ध चालू हो गया, तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध। तो 1915 में अंग्रेज ये एक एक्ट लाए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का रक्षा कानून प्रावधान 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं इनको दबाने के लिए। ठीक, तो किसका मानना था कि इसको मतलब वॉर ख़त्म होने के बाद भी इसको चलो यार कंटिन्यू रखो। ठीक है, ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इससे तो हम इनको सब को दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका मानना था? ये हार्डिंग का मानना था। ठीक है, और एक्चुअल में हम आगे देखेंगे जो रॉलेट एक्ट आता है ना, आपने नाम सुना होगा इसका। ठीक है, रॉलेट एक्ट, नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे। रॉलेट एक्ट ये इसी का ही, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत की रक्षा जो कानून 1915 था, इसी का ही एक्सटेंशन था ये। ठीक है, 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? मिंटो से ये प्रार्थना की थी कि मुसलमानों को लिए पृथक निर्वाचन वर्ग यानी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ध्यान रखो 1909, अभी मैंने ऊपर बताया था ना 1900 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1909 में, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, उसी ने सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले बार मुसलमानों को दिया। तो क्यों दिया होगा? क्योंकि 1906 में ये मिले होंगे शिमला में मुसलमान, किससे? मिंटो से, इसलिए तो दिया उसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? बताइए कब हुआ था? तो 20 जुलाई को अनाउंस हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ। तो 16 अक्टूबर के नियरेस्ट कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर वॉज रिलेटेड टू दी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो तीनों लोग मॉडरेट से बिलोंग करते थे, यही एक्सट्रीमिस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुरुआती दौर में कौन थे? यही लोग थे जो शुरुआती दौर में थे, वो मॉडरेट थे, क्योंकि हमने देखा 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स का एरा रहा कांग्रेस में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 में विभाजन हुआ, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ कलकत्ता में, और इसको प्रिसाइड किया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी ने। और यहीं पे ही स्वराज, ठीक है, स्वराज की डिमांड रखी गई थी कि हमारा एम है स्वराज। ठीक है, स्वराज, ऑप्शन नंबर डी। स्वराज हो गया, स्वदेशी हो गया, ये सारी चीज़ें यहीं पे डिसाइड हुई थी कलकत्ता सेशन कांग्रेस का 1906 में, जो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था। इससे पहले बनारस में हुआ था, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रिसाइड किया था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? तो यहाँ पे उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
भारतीय राष्ट्रीय, इतना पढ़ने के बाद तो ये आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है वो गर्मपंथियों यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के अंडर में कब आया, तो ये 1906 के बाद आया, ठीक है, बंगाल पार्टीशन के बाद। तभी हम 1885 से लेकर 1905 नरम दली वो बोलते हैं, और 1905 के बाद यानी 1906 के बाद आपका गर्म दली है, ठीक है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी, तो ये 6 साल की इनको जेल हुई थी। तभी 8 में इनको जेल हुई, ठीक है, और 6 साल की हुई। उसके बाद आप देखो 8 से 14, 1914, ठीक है, और फिर ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ये 1912 में अलग हुआ। क्यों? क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक, और उसी दिल्ली दरबार में अनाउंस किया गया था कि अब बंगाल एक हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक तो हो जाएगा, लेकिन ये जो बिहार है, जो असम है, इन सबको अलग कर दिया जाएगा बंगाल से, ये भी अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 48। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों होम रूल लीग मूवमेंट वॉज अ डिसाइडर? क्यों डिसाइडर था वो? इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया ना। होम रूल लीग आंदोलन की बात कर रहा, तो इसने सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल मतलब घर का रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब खुद का शासन, तो सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की एक ठोस योजना रखी इसने, ठीक। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1913 में हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ये भी अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया, नवाब सलीमुल्लाह खान ने की, ठीक। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तिलक जी का था, एनी बेसेंट जी का था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का जी था जो एनी बेसेंट जी के ही लीग में थे, टी.एस. एलकॉट का नहीं था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान रखना, ऑलकॉट से आपको क्या याद आना चाहिए? ऑलकॉट से मैंने आपको पढ़ाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, अगर आपको याद हो, ठीक है। एम.एस. ऑलकॉट और H.P. ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने स्थापना की थी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, कमेंट में बताएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट किया था इन लोगों ने? पहले तो सेटअप किया था न्यूयॉर्क में, उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया था? हिंट देता हूँ, मद्रास में कहीं पे किया था। मद्रास में एक जगह है जिसका नाम ए से चालू होता है, बताइए क्या नाम है? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट गदर मूवमेंट? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कमगाटा मारू की घटना है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सारभा को फांसी। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना मेन रीज़न था इसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था। किस अधिवेशन में? क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सभी ने सोचा कि यही मौका है, मौके में चौका मार देते हैं, ठीक है, और इनको ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कौन सा कांग्रेस का सेशन था जिसमें होम रूल लीग मूवमेंट के जो समर्थक थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो था उसको थोड़ा सा यूज़ किया, फिर थोड़ा सा अच्छा काम किया, या अच्छा काम तो उन्होंने किया ही था, लेकिन मतलब थोड़ा सा ऐसा काम जो हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम माना जाता है। दैट इज़ कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हुई थी, एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल जो अलग हो गए थे सूरत में 1907 में, ये फिर से एक हो गए 1916 में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी जॉइंट डिमांड्स रखी, ठीक है, जॉइंट डिमांड्स रखी। तो दो कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट है ये। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन सा था ये? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति, या फिर साधना समाज? क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति, ठीक है। किसने? क्योंकि अनुशीलन समिति बहुत सारी बनी थी, ठीक है, एक तो सावरकर जी ने बनाई थी, एक घोष जी ने, तो बहुत सारी बनी थी। इनका मेन जो एम होता था दैट वाज कि हम ये ऐसी गतिविधियां करें, क्रांतिकारी टाइप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करें। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने कहा था कि बस ऐसे विनय विरोध ऐसा टाइप ही वही प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ये नहीं कि सीधा एक्शन मारें? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? चंपारण सत्याग्रह का, सविनय आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि अभी तो असहयोग, चंपारण, सविनय अभी तो आया ही नहीं है। यहाँ पे हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, जहाँ पे वंदे मातरम स्लोगन्स चले। और याद रखिए, इसको वंदे मातरम को लिखा किसने था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उनका नाम बी से चालू होता है, और इसमें लोगों ने राखी भी एक दूसरे को बांधी थी, ये भी कई बार पूछ लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे राखी भी एक दूसरे को बांधी थी, यूनिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए, ठीक है। तो और ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखना,
कि इसी दौरान ही जो बंगाल जो बांग्लादेश है उसका जो प्रेजेंट टाइम में नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला यानी आर गोल्डन बांग्लादेश, तो वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से एनी बेसन द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसन के 2 अखबार थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखिएगा। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? मतलब मेन कौन था जिसने कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक लाने में कोशिश किया? दैट वाज एनी बेसेंट जी ने, ठीक है, और तिलक जी का भी रोल था इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है? अभी मैंने बताया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तिलक जी को। और एक्चुअल में किसने सबसे पहले कहा था? ये वैलेंटाइन चिरोल ने वो कहा था, अपनी किताब लिखी थी उसमें इनको, तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक कहा था, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। पता नहीं क्यों इस टाइम पे ये बेस्ट सूट भी होता है ना। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, वो क्या था वो बताइए, क्या था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या फिर विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वही जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था वही मेन जो है इसका विभाजन का मेन जनक माना जाता है। जो बीज बोया गया था वो यहीं से बोया गया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी, वी.डी. सावरकर, या फिर सावरकर ब्रदर्स ने इसको चालू किया था, ऑप्शन नंबर बी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा था? हु कॉल्ड जिन्ना फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ये नायडू जी ने कहा था। क्यों कहा था इसको? ठीक है, इसने हरकतें तो ऐसे बाद में नहीं की, लेकिन इसको इसलिए कहा था क्योंकि जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो जॉइंट डिमांड प्रस्तुत की थी उसमें इसका रोल था मुस्लिम लीग को पास लाने में। लेकिन जैसे जैसे इसका मुस्लिम लीग में कद बढ़ता गया, इसका दिमाग ख़राब होता गया और फिर इसने सोचा कि ऐसे तो अगर एक रहेगा इंडिया तो फिर तो हम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ऐसा टाइप कुछ बन ही नहीं पाएंगे, हमें तो फाउंडिंग फादर बनना है, हमें लाइमलाइट चाहिए, जो कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे अगर रहेगा मतलब इंडिया एक रहेगा तो फिर नेहरू को मिलेगा लाइमलाइट या फिर सरदार पटेल जी को मिलेगा, हमें तो मिलने से रहा। तो इसीलिए इसने काम किया। फिर लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाल बाल पाल ट्रायो फर्दर लीड्स द कांग्रेस और बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? ये लाला लाजपत राय जी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन पाए, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्लाह ने इसको बनाया था और आगा खान ने इसको इसकी अध्यक्षता की थी, जो इसका पहला सेशन ढाका जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में वहाँ पे हुआ था, ठीक है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये ग्रंथ लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इनके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा, मराठा केसरी लिखा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति के जनक मां कहा जाता है, लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया था, और साथ ही साथ इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, और भारतीय अशांति का जनक या फिर पिता इन्हें कहा जाता है। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू, तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था जो हांगकांग से स्टार्ट हुआ था और कनाडा जाके लैंड हुआ था। और वहाँ पे इन लोगों को लैंड करने नहीं दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मना कर दिया गया था। कनाडा एक्चुअल में कनाडा जो था, जैसे हम थे भारतीय अंग्रेज़ों के शासन में थे, वैसे कनाडा भी अंग्रेज़ों के शासन में था, ठीक है। तभी अगर आप थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। और कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो देश जो पहले कभी ना कभी अंग्रेज़ों के शासन में रहे हो, तो समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पे इनको मना कर दिया गया था लैंड करने से। इसी वजह से कोमागाटा मारू इंसिडेंट घटना हुई थी एक, और कोमागाटा मारू एक जहाज़ का नाम था जो हांगकांग से कनाडा गया था, ठीक। कांग्रेस की ये प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, ठीक है। किसने, मतलब कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई? अरविंदो घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में ये हुआ? तो ये हुआ था आपका जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके नेतृत्व में, ठीक है। मतलब याचिका वाचिका नहीं, सीधे एक्शन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ सूची 1 लिखा हुआ व्यक्ति का नाम और यहाँ पे उन लोगों ने कौन सा जर्नल लाए थे? ये तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलॉजिस्ट लाए थे, मैडम भीखा जी कामा
ये आपकी लाइन थी तलवार, ठीक है। एनी बेसंत कॉमनवेल्थ अभी हम लोगों ने देखा था, और अरविंदो घोष वंदे मातरम लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 3 4, ठीक है, सॉरी 2, हाँ 2, नहीं 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा सोशियोलॉजिस्ट, भीखाजी कामा तलवार, एनी बेसंत कॉमनवेल्थ और अरविंदो घोष वंदे मातरम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स? तिलक का होम रूल लीग 1916 में बना, कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1915 में हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत आगमन ये भी 1915 में ही हुआ। लेकिन अगर सही ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका 2 आएगा कोमागाटा मारू इंसिडेंट, फिर 3 आएगा महात्मा गांधी जी का आगमन, और उसके बाद तिलक जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 ये आपका सही इंसिडेंट और सही ऑर्डर होगा। एक्चुअल में इनके खिलाफ आप जो बोल सकते हो, जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ ट्रायल्स हुए थे 1915 में, लेकिन आप इसको 1914, ठीक है, मान सकते हो 1914 में एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 3 1, ठीक है। और महात्मा गांधी आपको पता है भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, 9 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। सूरत की फूट 1907, जिसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल, नरम दल, उग्रवादी या फिर निष्क्रिय? तो मैंने बोला था कि कांग्रेस में फूट हुई और एक्सट्रीमिस्ट को हटा दिया, किसने? मॉडरेट ने। तो अब किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में, ठीक है, यानी मॉडरेट्स के हाथ में आ गई, ठीक है। राजनीति, क्योंकि वही बड़े बड़े लोग थे, वही अभी उसमें थे मेन, तो उन लोगों ने उनको हटा दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की, अब खुद ही सोचो, घर में बड़े लोग हैं, छोटे लोग, कौन जाएगा? कौन किसको बाहर निकालता है? बड़े लोग छोटे लोग को, जो बड़े होते हैं घर में बुजुर्ग होते हैं, वो छोटे को निकालते हैं कि नहीं? जो यंग होते हैं कि चलो निकलो यहाँ से, ऐसे टाइप समझो। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष या फिर महात्मा गांधी? तो ये अरविंद घोष जी का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल शोक दिवस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मॉर्निंग डे, ठीक है, नेशनल मॉर्निंग डे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? क्योंकि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, ये बनी कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में उभर के आई। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? अभी मैं ऊपर बताया था वैलेंटाइन चिरोल या फिर वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वही किंग्स मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1908। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अलीपुर बम कांड के अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अभी मैंने बताया था ना कि इनके खिलाफ चार्जेस नहीं प्रस्तुत कर हो पाए थे क्योंकि ये निर्दोष थे। ये किया था CR दास जी ने, ठीक है, CR दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ये समझौता कराया था, अभी मैंने ऊपर बताया, एनी बेसेंट ने ये समझौता करवाया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ था ना, जहाँ लखनऊ पैक्ट क्या है? कांग्रेस मुस्लिम लीग की ज्वाइंट डिमांड, और यहीं पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ साथ आए थे, ठीक। तो ये किसने प्रिसाइड किया था? AC या फिर अंबिका चरण मजूमदार जी ने, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बताने की जरूरत नहीं है। इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन, और ये आपके आते नहीं है, ठीक है, असर्शन रीज़न आते नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84, और आप आराम से कर भी देंगे, सब कुछ वही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? एक्चुअल में क्वेश्चन को अभी यहाँ नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज काकोरी जो षड्यंत्र है आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा 1925 में हुआ था। इसका यहाँ पे रखने का कोई लॉजिक है नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी को फांसी नहीं हुई थी। एक्चुअल में ये इन्होंने खुद सुसाइड किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में एक पार्क है, ठीक है, जो पहले अल्फ्रेड पार्क नाम हुआ करता था जब ये इन्होंने अपने खुद को गोली मारी थी, लेकिन अब उसका नाम, पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जो इलाहाबाद फिर प्रयागराज में है। एक्चुअल में इन्होंने निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों के हाथों तो नहीं मरूंगा, अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो जब अंग्रेज़ आए, ठीक है, क्योंकि इनका एक साथी था जिसने धोखा दे दिया और बता दिया अंग्रेज़ों को कि यहाँ पे हैं, तो इसलिए इन्होंने जैसे देखा अंग्रेज़ों को खुद को गोली मार ली। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? हु लेड दी स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, फिर सैयद हैदर रज़ा। तो नाम याद रखिएगा, सैयद हैदर रज़ा ने इसको दिल्ली से लीड किया था।
स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज क्या था इस स्वदेशी आंदोलन का, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसका तात्कालिक कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप इसके प्रेसिडेंट थे, तो ये अफगानिस्तान में, ठीक है। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, सबना, ये सब अभी तो आए नहीं है, आंसर क्या, स्वदेशी आंदोलन। अब एकदम सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, ठीक है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पे, 1904 में बहुत सारे अभिनव भारत बने थे और ये वाला बना था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी। और एक्चुअल में किसने बनाया था, सावरकर ब्रदर्स ने, ठीक है, वी डी सावरकर ने मेनली, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी 1904 सावरकर, ठीक है, महाराष्ट्र। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी के बीच में क्या समानता है, क्या इनमें कॉमनैलिटी है, तो इन कॉमनैलिटी ये है कि इन तीनों लोगों ने काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, तीनों लोग। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, क्या था ये, एक्चुअली में इसमें ट्रेन लूट हुई थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्रेन के लूट किया था, तो ये 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या फिर वाराणसी में, तो ये दिया गया था गोरखपुर की जेल में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को, जो हम आगे देखेंगे, जो काकोरी षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे। लेक्चर होता है खत्म, अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है आपको पता है, ठीक है। अब पहली बात तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने लेक्चर को आखिरी तक देखा और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आखिरी तक आप देख रहे हैं मतलब सीरियस एस्पिरेंट है। बस आप एक काम करो, क्या काम करना है, बस रिवाइज़ कर लेना इसको एक बार, और मैं बता रहा हूँ जीके में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक काम करना है, आपने जो भी इस लेक्चर से अभी तक सीखा है इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कुछ बनाओ अपने दिमाग में और उसको कमेंट में लिखो। सभी लोग ये एक्टिविटी करेंगे जितने भी, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो अब सब सीरियस वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये एक काम और करो, ये मैं आपको इसलिए काम दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन खुद से, क्योंकि आप जब दिमाग में सोचोगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होने लगेंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सेशन को हो सके तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियोज़ का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।